नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के इस प्रातःकालीन सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोज ही की तरह हम हाजिर हैं आपके लिए कृषि जगत से संबंधित नई और रोचक जानकारियां लेकर, ताकि आप अपने व्यवसाय को और बढ़ा सके, साथ ही साथ अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सके। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। इस साल काली मिर्च के दामों में रहेगी मजबूती। ब्रांडेड खाद्य तेलों के दामों में गिरावट। त्योहारी मांग के बावजूद घट रहे हैं चीनी के दाम। मूंगफली का निर्यात 80% बढ़ा। इस साल लक्ष्य से कम रहेगा कॉफी उत्पादन। और अभी प्याज का निर्यात नहीं है फायदेमंद। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। काली मिर्च का वैश्विक स्टॉक विशेष रूप से वियतनाम में घट रहा है, जिससे चालू वर्ष की शेष अवधि में कीमतें मजबूत रहने की संभावना है। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान वैश्विक बाजारों में काली मिर्च की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि ब्राजील, इंडोनेशिया और वियतनाम में काली मिर्च की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। लेकिन भारतीय बाजारों में कीमतें नरम बनी हुई हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान श्रीलंका से भारत के आयात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय बाजार श्रीलंका की सस्ती काली मिर्च से अटे पड़े हैं। ये घरेलू बाजारों में कीमतें घटने की मुख्य वजह है। स्थानीय कारोबारियों ने श्रीलंका से रियायती आयात शुल्क 12% का फायदा उठाते हुए करीब 600 टन काली मिर्च का आयात किया है। यूरोपीय खरीदार ब्राजील से आयात ज्यादा पसंद करते हैं, परंतु ब्राजील में अभी कटाई चल रही है और भाव $10,000 प्रति टन बने हुए हैं। ब्रांडेड खाद्य तेल उत्पादन जल्द ही अपने उत्पादों की कीमतें कम से कम 10% घटाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। प्रमुख खाद्य तेल उत्पादक कंपनियों ने कच्चे पाम तेल और कच्चे सोया तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा उपभोक्ताओं को पहुंचाने का फैसला किया है। खाद्य तेल उत्पादक जल्द ही अपने उत्पादों की कीमतें 10% घटा सकते हैं। इन तेलों के दाम कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गए हैं। सोयाबीन सहित अन्य वैकल्पिक तेलों की अति आपूर्ति के चलते नवंबर में डिलीवरी होने वाला मलेशियाई पाम तेल वायदा 22 अगस्त को गिरकर 1999 रिंगट $655 प्रति टन पर आ गया, जो अक्टूबर 2009 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें 19% घटी हैं। सीपीओ की कीमत 25 अगस्त को घटकर ₹516 प्रति 10 किलोग्राम पर आ गई है, जो कि 1 अप्रैल को ₹63,235 प्रति 10 किलोग्राम के स्तर पर थी। कृषि जिंसों की कीमतों में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के बावजूद भी चीनी की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। त्योहारों का सीजन है और चारों तरफ चीनी की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन इसके दामों में कहीं भी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। चालू महीने में चीनी के दाम करीब 4% घटे हैं। कारोबारियों के अनुसार चीनी की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में दाम बढ़ भी सकते हैं। हाजिर बाजार में चीनी के दाम घटकर ₹3,100 प्रति क्विंटल के करीब पहुंच गए। हाजिर बाजार की जगह वायदा बाजार में भी चीनी के दाम ₹3,000 प्रति क्विंटल के नीचे पहुंच गए हैं। देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है। वैश्विक बाजार में चीनी की आवक मांग से ज्यादा है, जिससे कीमतें 6 माह के निचले स्तर तक पहुंच चुकी हैं। पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में मांग बढ़ने से इस साल अप्रैल और मई के दौरान मूंगफली निर्यात में अहम बढ़ोतरी हुई है। भारतीय तिलहन एवं उपज निर्यात प्रोत्साहन परिषद के आंकड़ों के मुताबिक मई और अप्रैल दोनों महीनों में मूंगफली का निर्यात करीब 80% बढ़ा है। औद्योगिक सूत्रों के अनुसार बाजार अब भी अच्छा बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 के अप्रैल और मई महीनों में 57,666 टन मूंगफली का निर्यात हुआ था, जो कि 80% बढ़ोतरी के साथ इस साल के अप्रैल और मई महीनों में 1,03,743 टन रहा है। कीमत के लिहाज से इस साल इन्हीं 2 महीनों में और घरेलू के लिहाज से इस साल इन्हीं 2 महीनों में 404.52 करोड़ रुपए था। त्योहारी सीजन में आगे और घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है और आगे भारत से मूंगफली का निर्यात 6 लाख टन होने की उम्मीद जताई जा रही है। कॉफी उत्पादक लगातार दूसरे साल कॉफी बोर्ड द्वारा तय उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह कई उत्पादक क्षेत्रों में भारी वर्षा से फसल को नुकसान पहुंचना है।
कमजोर मानसून के बाद लगातार बारिश के चलते कॉफी उत्पादक राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण कॉफी उत्पादक इस साल कॉफी बोर्ड द्वारा तय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। बोर्ड ने लक्ष्य 3,44,750 टन तय किया है, लेकिन वास्तविक उत्पादन 3 लाख टन तक ही सीमित है, क्योंकि भारी बारिश से अरेबिका और रोबस्ता के पौधों के तने और फलियां गलने लगी हैं। इससे पहले व्हाइट स्टेम बोरेर कीट अमेरिका किस्म की फसल को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा तय किए हुए प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में 40% कमी के बावजूद निर्यातक इस कीमत स्तर को निर्यात के लिहाज से फायदेमंद नहीं मान रहे हैं। घरेलू बाजार में कुछ सप्ताह पहले प्याज के दाम बढ़कर 35-40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए थे, जिससे सरकार ने निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए $500 प्रति टन MAP लगा दिया था। सरकार के इस उपाय से कीमतें गिरकर 15-16 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गईं। किसानों के पास पर्याप्त स्टॉक की सुनिश्चितता के बाद सरकार ने MAP घटाकर $300 प्रति टन कर दिया था। चीन और पाकिस्तान से करीब $300 प्रति टन की दर पर प्याज का निर्यात हो रहा है। सरकार द्वारा घोषित MAP में $40 से $50 प्रति टन माल भाड़ा लागत शामिल करने से आयातकों के लिए भारत से प्याज का आयात महंगा हो जाएगा। इस कीमत स्तर पर विदेशों में कमजोर मांग है। भारत आने वाले विदेशी ऑर्डर अब चीन, ईरान और मिस्र को जा रहे हैं। भारतीयों को निर्यात के लिए 1 महीना और इंतजार करना होगा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है, इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहेंगे और कई भागों में हल्की बारिश की संभावना है। सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में भारी बारिश के आसार हैं। बिहार और झारखंड में बादल छाए रहेंगे और कई भागों में बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा और कुछ भागों में बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में बारिश के आसार हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मक्का की फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे तो कार्बिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, तिलहन भोजन का एक अभिन्न अंग है और संतुलित भोजन के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों की बुआई का मौसम आ रहा है। इस समय किसान भाई सरसों की खेती करके तिलहन का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार काफ़ी शुष्क मौसम रहा है और जब शुष्क मौसम रहता है तो ऐसे मौसम में 2 ही फसलें सबसे अच्छी आती हैं, या तो दलहनी या तिलहनी। और जब तिलहनी फसलों की बात आती है तो सरसों का एक विशेष स्थान है और सरसों एक ऐसी फसल है जो कम पानी में, कम लागत में आपको काफ़ी अच्छा पैदावार दे सकती हैं। और हमारे देश में तिलहन की वैसे ही बहुत कमी है। इस समय जब हम खेत से सितंबर के महीने में जब घुसने जा रहे हैं, इस समय अगर आप सरसों लगाते हैं तो उसी खेत में आप 2 फसलें ले सकते हैं, क्योंकि ये फसल जो है दिसंबर के आसपास तक तैयार हो जाती है। और ऐसी तकनीकी विकसित की है पूसा संस्थान ने। तो आइए चलते पूसा संस्थान में और जानते हैं क्या है ये तकनीक, किस प्रकार से हम एक खेत में अभी से 2 फसलें
सर्दी के मौसम में ले सकते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर DS राणा से, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस साल मौसम बहुत अच्छा नहीं रहा, बारिश की शुरुआत लेट हुई और बाद में बारिश बहुत कम हुई है, तो बहुत से हमारे किसान भाई फसल नहीं लगा पाए। तो इस समय सरसों की फसल लेके क्या किसान भाई सर्दी के महीने में इसमें मौसम में 2 फसलें ले सकते हैं क्या? अगर सरसों की फसल लेनी है तो इस समय किसान भाई को क्या कुछ करना चाहिए? डॉक्टर डिवास जी, आप जैसे जानते हैं कि इस बार जो है मानसून की बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता बनी रही है, ख़ास करके उत्तरी पश्चिम भारत में मानसून जो है काफ़ी देरी से आया और जल्दी ही वापस चला गया एक किस्म का, और अब भी जो है ना बहुत कम बारिश हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा खेती योग्य क्षेत्रफल जो है वो खाली पड़ा हुआ है। और इस क्षेत्रफल, ये जो कृषि योग्य क्षेत्र है, इसमें किसान भाई इस टाइम जो है अगेती, जैसे आलू है, अगेती मटर है और अगेती सरसों की जो है खेती कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोई फसल नहीं है और इस तरह इनकी अगेती खेती करके वो आगे दिसंबर में गेहूं भी लगा सकते हैं। तो जो क्षति किसान को हुई है अभी तक, उसकी वो पूर्ति कर सकते हैं। जहाँ तक ये आपने सरसों की बात की है, तो सरसों के जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे हिस्से में जो किसान लोग तोरिया की खेती करते हैं, लेकिन तोरिया की जो हमारे पास ऐसी किस्में उपलब्ध नहीं है जिसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी हो और किसानों को लगभग 6 से 8 क्विंटल उपज में ही जो है संतुष्टि करनी पड़ती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो राई है उसकी ऐसी कुछ अगेती किस्में विकसित की हैं जो 100 से 110 दिन में पक कर के तैयार हो जाती हैं और उनकी जो उपज की क्षमता है वो भी 15 से 20 क्विंटल है और इनमें तेल की मात्रा जो है वो भी लगभग 41% है, जो तोरिया के ही बराबर है। तो किसान भाई इन किस्मों की अगेती खेती करके जो है वो अगेती खेती करें तो वो लगभग 15 दिसंबर के आसपास जो है पककर तैयार हो जाती है और उसके बाद किसान भाई जो है वो गेहूं की भी खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, जब अगेती सरसों की बुआई होती है तो इसमें क्या आम किस्मों की बुआई हो सकती है या इसके लिए कुछ आपने खास किस्मों का चुनाव किया है जो इस समय अच्छी पैदावार देने के साथ साथ में जल्दी पक जाएँ और साथ साथ में उसके बाद में गेहूँ की भी खेती हो सके? नहीं, इसमें सभी किस्में की जो है खेती नहीं कर सकते हैं। जो हमारी राई सरसों भर की किस्में हैं, इसमें खास किस्में हैं जो उन्हीं को हम जो है लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कम अवधि वाली किस्में हैं और 15 दिसंबर तक पक करके तैयार हो जाएंगी। तो इन किस्मों में जो है आपकी पूसा अग्रणी है, पूसा महक है, पूसा तारक है और पूसा मस्टर्ड 25 है, पूसा मस्टर्ड 27 है, पूसा मस्टर्ड 28 है। तो इन किस्मों में अगर मैं बात करूं पूसा मस्टर्ड 28 की, वो अभी 2013 में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए खेती के लिए अनुमोदित की है। इस किस्म की जो उपज क्षमता है लगभग 20 क्विंटल है और साथ में तेल की मात्रा भी काफ़ी है और ये लगभग 107 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और ये किस्म जो है आपका राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल का मैदानी हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इन सब एरिए के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा जो किसान भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में खेती करना चाहते हैं, उनके लिए एक अन्य किस्म है जो पूसा मस्टर्ड 27 है, वो भी इस संस्थान ने 2013 में अनुमोदित की है और इसकी उपज भी लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा जो पूसा मस्टर्ड 25 है वो भी 2010 में अनुमोदित की गई थी और यह किस्म भी जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो ये अगेती जो सरसों की खेती है वो मैंने जैसे आपको बताया, ये उत्तरी पश्चिमी भारत में ही आसानी से की जा सकती है और इन्हीं क्षेत्रों में जो है हम गेहूं की दूसरी फसल ले सकते हैं। दूसरे क्षेत्रों में गेहूं की दूसरी फसल लेना जो है मुश्किल है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है और किसान भाइयों को 2 फसल लेनी है, तो बुआई का सही समय सरसों का क्या हो जिससे सरसों की फसल के बाद में किसान भाई गेहूं की भी अच्छी फसल ले सके? हाँ, तो डॉक्टर साहब, इसकी जो बुआई है ना वो लगभग 15 सितंबर तक हर हालत में इन किस्मों की बुआई हो जानी चाहिए, तभी जा कर के जो आपकी फसल 15 दिसंबर तक पक पाएगी और उसके बाद आप गेहूं लगा सकते हैं। अगर किसान भाई 15 सितंबर के बाद थोड़ा लेट कर देते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो समय पर फसल नहीं पकेगी और गेहूं की
पछेती गेहूं की बुआई करना मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी किसान भाइयों से ही है राय है कि वो 15 सितंबर से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करके, अगर बारिश हो जाती तो उससे खेत को तैयार करें, नहीं तो पलेवा करके जो खेत को तैयार करके 15 सितंबर तक बुआई अवश्य कर दें। राणा साहब जानते हैं कि जब भी कोई हम अच्छी पैदावार लेते हैं किसी भी फसल की, तो उसमें बात आती है बीज की, और बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको बीज की मात्रा कितनी रखनी है और बीज को तैयार किस प्रकार से करना है जिससे कि फसल अच्छी आए, किसान को अच्छा उत्पादन मिले और किसान उससे लाभान्वित होते हुए 2 फसल ले पाए। इन किस्मों में जो है वो 4 से 5 किलो बीज जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काफ़ी पाया जाता है। और बुआई से पहले जो है बीज का उपचार कर लें। और सरसों भर की फसलों के लिए खास तरह का एक फफूंदीनाशक है जिससे बीज का उपचार किया जाता है, जिसको एप्रॉन बोलते हैं। और एप्रॉन की लगभग 6 ग्राम दवाई जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से प्रयोग करें, यानी कि लगभग 24 से 30 ग्राम दवाई जो है 1 हेक्टेयर के बीज की मात्रा, जैसे मैं 4 से 5 किलोग्राम बताई, उसके लिए वो काफ़ी होगी। और बीज उपचार करने के बाद ही किसान भाई इसकी बुआई करें। राणा साहब जैसा कि आप जानते हैं सरसों का बीज बहुत छोटा होता है और इस समय गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। अगर बीज गहराई पर डाल दिया तो उग के बाहर नहीं आएगा, बीज ऊपर रह गया और मिट्टी सूख गई तो भी उग के बाहर नहीं आएगा। तो बुआई करते समय बीज को कितनी गहराई पर डालना है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है और बाद में पौधे से पौधे की दूरी कितनी हो जिससे कि किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके। आपने ये सही पूछा कि बीज की गहराई जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीज गहरा चला जाएगा तो भी उसकी जर्मिनेशन कम होगी और ऊपर रखेंगे तो बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उससे जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए जो बीज जो है आपको 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर डालना होगा। और जैसे आपने जो लाइन से लाइन की बात की, तो लाइन से लाइन की जो या पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो वो 30 सेंटीमीटर रखें। और जब फसल आपकी लगभग 15 दिन के आसपास हो जाए तो जो फालतू पौधे हैं खेत में उनका बिरलापन करें। और बिरलापन करते समय ये ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी जो है 8 से 10 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह जो है 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 8 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखने से आपको फसल की बढ़वार अच्छी होगी और उपज भी अच्छी मिलेगी। डॉक्टर राणा, हमारे किसान भाइयों ने अच्छी किस्म के बीज का उपचार किया, प्रबंध किया और साथ साथ में खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरह की। ये सब तैयारी का जब भी लाभ मिल पाएगा किसान को अच्छी किस्म का, तब वो सही मात्रा में फसल को पोषक तत्व दे। और पोषक तत्वों की बारी आती है खाद की। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए इस समय किसान भाइयों को कितनी मात्रा में खाद देना है, कौन कौन सा खाद देना है और किस तरह से देना है जिससे किसान कम लागत लगाते हुए भी अच्छी पैदावार ले सके। जैसे मैंने एक क्षेत्र बताया जहाँ पर अभी जो आपने अगेती सरसों की खेती करनी है, उसके लिए लगभग 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की, 40 किलोग्राम फास्फोरस की और 40 किलोग्राम पोटास की। और सरसों भर की फसलों में सल्फ़र भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लगभग 30 किलोग्राम सल्फ़र जो है प्रति हेक्टेयर के किसान भाइयों को प्रयोग करनी है। अब इस खाद को हम कब दें, इसके लिए यह है कि जो नाइट्रोजन है उसको 2 भागों में हमने देना है। लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है बुआई के समय जब खेत तैयार कर रहे हैं उसमें डाल दें। और उसी के साथ जो मैंने 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम सल्फ़र की बात की है, उसको भी किसान भाई खेत तैयार करते समय जो है खेत में अच्छी तरह से मिला दें। और जो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन बचती है उसको किसान भाई लगभग 35 से 40 दिन की जब फसल हो जाए वो और उसमें लगभग फूल आने की अवस्था आए तो उस समय उसको जो है उसकी टॉप ड्रेसी करें। तो इस तरह जो खाद का प्रयोग करने से, मात्रा का और समय से प्रयोग करने से जो है फसल की जो है बढ़वार अच्छी होगी और उपज भी अच्छी मिलेगी। राणा साहब जैसा कि आप जानते हैं जब खेत में नमी होती है और गर्म मौसम होता है तो ऐसे मौसम में फसल से कहीं ज़्यादा खरपतवार उगते हैं और ये खरपतवार खाद को भी लेते हैं, नमी को भी लेते हैं और कई बार फसल को भी नहीं होने देते हैं। तो फसल सरसों की अच्छी फसल मिले तो किसान भाइयों को खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से करना है? देखो जो आपकी ये फसल है इसमें खरपतवारों का प्रकोप थोड़ा रहता है। तो उसके लिए एक तो ये है कि किसान भाई फसल की जब फसल 15-20 दिन की हो जाए उसमें निराई गुड़ाई करें। अगर उनके पास जो है लेबर उपलब्ध है, अगर कहीं किसी तरह से जो काम करने वालों का थोड़ा कमी है तो किसान भाई इस फसल में जो है जो आपका खरपतवार नाशी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो पेंडिमिथाइलिन नाम का ये खरपतवार नाशी है उसका किसान भाई प्रयोग करें। इसके लिए 1 किलोग्राम इस खरपतवार का सक्रिय तत्व लेकर के 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके उसका खेत में छिड़काव करें। और छिड़काव करना है जब बुआई के 2-3 दिन के अंदर जो है इसका छिड़काव हो जाना चाहिए।
इसके लिए किसान भाई जो फ्लैट जेट नोजल है उसका प्रयोग करें तो बहुत ही बढ़िया है। और इस तरह से करें कि ज़मीन के ऊपर जो आप छिड़काव कर रहे हैं उसकी एक अच्छी परत बन जाए ज़मीन के ऊपर, ताकि वो खरपतवार जैसे ही निकलें वो वहाँ मर जाएं। तो इस तरह से जो इस खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से सरसों में जो खरपतवारों का प्रकोप को बहुत ही कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो अगेती सरसों की फसल हम करते हैं तो इसमें तापमान बहुत होता है, और जब तापमान ज़्यादा होता है तो खरपतवारों के साथ साथ में कीड़े भी आ जाते हैं, और कीड़े फसल को कई बार चौपट कर देते हैं, खासकर अगेती सरसों को। तो इसमें कौन सा कीड़ा है जो फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी क्या पहचान है, उसका हमारे किसान भाइयों को प्रबंध किस प्रकार से करना है? हाँ, सितंबर के महीने में जो तापमान काफ़ी अधिक रहता है और जो फसल आपकी उग रही होती है उसके पौधे बड़े छोटे होते हैं, तो उसमें तापमान से पौधों के मरने की, अधिक तापमान से पौधों के मरने का अंदेशा बना रहता है। तो इसके लिए जो ज़मीन में उचित मात्रा में नमी बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए किसान भाई समय समय पर जो है फसल की सिंचाई करें, ताकि उसमें ज़मीन में अच्छी नमी बन रहे और उससे तापमान ज़मीन की स्तर का जो है कम रहेगा, उससे पौधे जो है कम मरेंगे। और साथ में इस आरंभ की अवस्था में जब पौधे छोटे होते हैं तो गराड़ा नाम का जो कीट है उसका भी अधिक प्रकोप होता है, वो सारे पत्तों को खा जाता है और साथ में फसल को लगभग पूरा नष्ट कर देता है। तो इस बगराड़ा कीट की रोकथाम के लिए जो है किसान भाई, जैसे मैंने कहा कि खेत में अच्छी नमी बनाए रखें, तो इससे भी काफ़ी रोकथाम हो जाती है। इसके लिए खेत की समय समय पर सिंचाई करें, और अगर इसका ज़्यादा प्रकोप हो तो किसान भाई कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो है क्लोरोपाइरीफॉस नाम का जो कीटनाशक है उसकी लगभग 1.5 लीटर दवाई जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके किसान भाई छिड़काव करें, तो इस कीट को जो है पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है और फसल को कीटों से बचा सकते हैं इस अवस्था में। राणा साहब, जल ही जीवन है, ये बहुत पुरानी कहावत है। कोई भी जीव बगैर जल के नहीं रह सकता, चाहे वो सरसों की फसल हो या कोई और फसल हो। अच्छा उत्पादन लेने के लिए सही मात्रा में जल का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अधिक जल भी कई बार काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जल का प्रबंधन किसान भाइयों को किस प्रकार से करना है, जिससे कम लागत से अच्छी पैदावार मिल सके? सरसों में हमने ये पाया है कि जो फूल आने की अवस्था है और जब फली में दाना बनता है, ये नमी की दृष्टि से, मिट्टी में नमी की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। अतः अगर बारिश नहीं होती है और उसमें नमी की, ज़मीन में नमी की कमी है, तो किसान भाई जब फसल में फूल आ रहा हो तो उसमें सिंचाई अवश्य करें। अगर उसमें नमी की कमी रहेगी तो फूल कम बनेंगे, उसकी जो ब्रांचेस है वो भी कम बनेगी और इसका सीधा उपज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अतः इस अवस्था पर सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी अवस्था वो है जब फली में दाना बन रहा हो, उसमें भी अगर ज़मीन में नमी की कमी होगी तो दाना जो है आपका अच्छी तरह से नहीं बनेगा, वो सुकड़ा हुआ रह जाएगा और उसका सीधा उपज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अतः किसान भाइयों को ये मेरी राय है कि ये जो 2 अवस्था हैं, फूल आने की अवस्था है और फली में दाना बनने की अवस्था है, इन अवस्थाओं के ऊपर फसल की आवश्यक सिंचाई करें। अगर जैसे आपने फसल लगाई है तो वो छोटी है और अगर किसी तरह से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल में जो है पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए और इसको पानी की जो है निकासी के लिए का प्रबंध करना चाहिए, ताकि अगर फसल में पानी खड़ा रहेगा तो फसल के मरने के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं। डॉक्टर DS राणा जी, आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भाई आपकी बातों का पूरा ध्यान रखते हुए अच्छा उत्पादन लेंगे, अच्छी पैदावार लेंगे। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, पता तो आपने हमारा नोट कर ही लिया होगा। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं अवश्य लिखिएगा। आप हमें चिट्ठी भी लिख सकते हैं और ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं।
आज का ये दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। कल प्रातः पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।